Please like the video, share it, subscribe the channel and press the bell icon. Cell is the structural and functional unit of life. Word cell is derived from a Latin word cellula, which means a little room. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Anton von Leeuwenhoek discovered the free living cells in pond water for the first time in 1674. Robert Brown discovered the nucleus in the cell in 1831. J. Purkinje coined the term protoplasm in 1839. Now we will study about cell theory. In 1838, Jacob Matthias Scledian proposed that all plants consist of cells. यानी कि वो बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं सभी सेल से बने होते हैं. फिर 1839 में थियोडर स्वैन प्रपोज किया. वो बताया कि नहीं, सिर्फ प्लांट ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट वो सभी मिल करके सेल से बने होते हैं. यानी कि ही टोल्ड that all animals and plants are made up of cells. The cell theory was further expanded by R. Virchow in 1855. यानी कि R. Virchow जो है 1855 में और आगे कुछ बताया. वो क्या बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं सभी पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से एराइज करते हैं. Therefore, the cell theory now consists of the following postulates. Every organism starts its life as a single cell. This is the first one. यानी कि हर प्राणी जो है अपना जीवन स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से. पॉइंट नंबर 2, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि जितने भी नया सेल्स बनते हैं पहले से बने हुए सेल से बनते हैं. एंड पॉइंट नंबर 3, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स. इसका मतलब कि सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो सेल के अंदर होता है और इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है. स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है वो सिंगल सेल से होता है. और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है सबसे पहले स्टार्टिंग जो होता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है. इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है सेल को. फोर्थ पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से बने हुए होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब होता है सेल से बना हुआ. तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना हुआ होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लाइमोडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा. सो डेफिनेशन क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है हम लोगों का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी मतलब होता है मैनी, सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ. एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग और बहुत सारे जानवर जो कि बहुत सारे जानवर हैं जो कि बहुत मल्टी सेलुलर कहलाएंगे. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The shape and size of the cells. Next topic. Initial shape पहले हम लोग देखेंगे. The shape and size of the cell जो होता है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन के डिपेंड करता है. वो कैसा परफॉर्म करता है फंक्शन, उसी के अनुसार किसी सेल का शेप होता है. कुछ सेल्स जो होते हैं जैसे अमीबा, उसका चेंजिंग शेप होता है. कुछ केसेस में जैसे कि सेल शेप ज़्यादा होगा या लेस फिक्स्ड होता है एंड पिक्यूलियर होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल के लिए, जैसे कि नर्व सेल हो गया. टिपिकल शेप है इलोंगेटेड. एग जानवरों का वो रेड सेल स्क्वायर है और बहुत एग्जाम्पल है जहाँ की फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सेल का शेप. तो इसको हम लोग कहते हैं कि द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म.
हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज़। तो सेल को हम लोग नापते हैं, चूँकि वो बहुत छोटा होता है इसलिए माइक्रोमीटर में। एक माइक्रोमीटर जो होता है 1000 ऑफ ए मिलीमीटर होता है। सो ए माइक्रोमीटर इज़ 1000 ऑफ ए मिलीमीटर। और साइज़ ऑफ द सेल जो है वेरी करता है, बहुत छोटा, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया 0.2 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है। और बड़ा सेल जो होगा, जैसे ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो 18 सेंटीमीटर होता है। एमॉन्ग द मल्टीसेलुलर प्लांट्स लार्जेस्ट सेल जो है ओव्यूल ऑफ साइकस है। अमीबा प्रोटियस जो है वो बिगेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जो लेंथ होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर होता है। द स्मॉलेस्ट सेल्स जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम है, वो एक ऑर्गेनिज्म है इंटरमीडिएट यानी कि बीच का, वायरस के और बैक्टीरिया का। उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा जानवर है तो उसके शरीर में बड़ा बड़ा साइज़ का सेल्स होगा, बड़े बड़े वॉल्यूम वाले सेल्स, और जो छोटा जानवर होगा उसका सेल छोटा वॉल्यूम का होगा। नहीं, सब में सेल का साइज़ जो होता है, वॉल्यूम जो हम कह सकते हैं, वो सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल ने किडनी या लीवर होता है ना, हॉर्स का या माउस का। तो हॉर्स बड़ा है, माउस छोटा है, तो क्या हॉर्स में बड़ा बड़ा सेल होगा और माउस में छोटा छोटा? नहीं, ऐसा नहीं है। द डिफरेंस जो है उसके ऑर्गन बहुत सारे हैं। हॉर्स में, माउस में कम ऑर्गन्स हैं, बड़े हॉर्स में बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, हॉर्स माउस में छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। साइज़ में अंतर है, माउस छोटा है, हॉर्स बड़ा है, हाथी बड़ा है ना, बिल्ली छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथी जो है उसमें बहुत सारा सेल्स है और कैट में, माउस में कम नंबर ऑफ सेल्स है इन कंपैरिजन टू द एलिफेंट। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वह सेल नंबर। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होता है मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंडेफिनिट है, यानी कि कोई भी हिसाब किताब नहीं, बताया नहीं जा सकता एग्जैक्ट नंबर। लगभग में हमारे साइंटिस्ट लोग कहते हैं इतना या उतना होगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि गिना नहीं जा सकता नंबर ऑफ सेल्स को। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग में बताया गया है कि ह्यूमन बींग के अंदर नंबर ऑफ सेल जो है एस्टिमेट किया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा लगभग टू बी 100 ट्रिलियन, यानी कि 10 टू द पावर 14 उसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग सेल का नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन सेल्स। इसका ये मतलब हुआ कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है उसके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल में ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है कि सिंगल सेल वाला ही सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हम लोगों के ह्यूमन बींग के बॉडी में है, हार्ट जो है क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, स्टोमक डाइजेस्ट करता है, आँख देखता है, कान सुनता है। तो अलग अलग ऑर्गन क्या करता है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कि काम बांटा हुआ है, हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन को कर रहा है। हाँ, लेकिन सभी ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करता है, मिलजुल के एक दूसरे को हेल्प करते हुआ। उसी तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर जो है सिंगल सेल में भी देखा गया है। हर सेल के अंदर बहुत छोटा छोटा, यानी कि माइक्रोस्कोपिक या उससे भी छोटा कह सकते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और ईच ऑर्गेनेली क्या करता है, एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। और यही कारण है कि सेल जिंदा है या सेल कोई भी काम कर पाता है, सारे फंक्शंस को कर पाता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनेलीज काम करते हैं अलग अलग, फिर वो मिल करके क्या हो गया, एक सेल हो गया। बहुत सारे सेल काम कर रहे हैं, इस तरह से वो मिल करके क्या हुआ, टिश्यूज़ बन गए। इस तरह से टिश्यूज़ आगे चल के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑल सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनेलीज। जितने भी सेल्स होंगे सबके अंदर ऑर्गेनेलीज सेम होता है, चाहे वो कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ना। सो ऑल सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनेलीज नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गन्स
ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जितने भी सेल्स होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनली सेम होंगे, चाहे वो सेल किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का हो। हाँ, नेक्स्ट हम लोगों का है कि ऑल सेल्स हैव द 3 मेजर रीजन्स। द सेल मेम्ब्रेन एक होता है, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक प्लांट सेल में जो बाहर वाला होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल के आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, और तीसरा जो है साइटोप्लाज्म होता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल जो होता है, यानी कि जीवित पार्ट जो होता है किसी भी सेल का, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। वो क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड, न्यूक्लियस और भी बहुत सारे। नेक्स्ट है हम लोग का सेल इंक्लूजन्स। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल जो होते हैं उनको हम लोग सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। मेनली वो 3 होते हैं, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और वैक्यूल वो तो दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल में भी, और तीसरा जो होता है वो ग्रैन्यूल होता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? ये जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसी भी एनिमल सेल का। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद सबसे बाहर में सेल वॉल होता है। और हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड पार्टिकल्स को, मटेरियल को अंदर या बाहर आने देता है, सभी को अंदर बाहर नहीं होने देता है। सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्यों? क्योंकि ये एनिमल के सेल का बाहरी मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहेंगे कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि अंदर और बाहर के चीज़ों को सेपरेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है लगभग वो 70 एंगस्ट्रॉन्ग है, यानी कि 7 नैनोमीटर। तो हम लोग देखे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीज़ों को ही पास होने देता है अंदर या अंदर से बाहर। तो ये कैसे होता है, आखिर किस तरह से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर? तो ये 2 प्रोसेसेस से होता है मेनली। एक होता है डिफ्यूज़न, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, है ना। जैसे कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गया, वो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, या सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको सेल के अंदर करना है, तो वो कैसे होगा? तो ये होगा डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से कहेंगे कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ। जैसे कि ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है और बाहर में ज़्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा डिफ्यूज़न प्रोसेस से। और कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल के रूप में ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, अब उसको बाहर निकलना है, तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से अंदर से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ऑस्मोसिस, यानी कि सेकंड प्रोसेस है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। वही सेमी परमिबल मेम्ब्रेन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो ऑस्मोसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि पानी का मूवमेंट होता है, यानी कि पानी का जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा। जैसे कि जड़ में पानी चाहिए तो वो सॉइल में पानी ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन जो हो गया सॉइल का अंदर ज़्यादा हो वाटर का, और रूट्स के अंदर कम है, तो क्या होगा? सॉइल से ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जो है रूट्स के अंदर जाएगा। तो सेल के अराउंड जो हो सकता है सॉल्यूशन वो 3 तरह का हो सकता है, या तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या हाइपरटोनिक हो सकता है, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मीडियम जो कि सेल के अराउंड है वहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, यानी कि आउटसाइड जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो क्या करेगा? सेल बाहर से पानी अंदर की ओर टानेगा, और इस तरह के सॉल्यूशन जो कि बाहर में है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और सेल जो है पानी टान करके क्या करेगा? फूल जाएगा। हाइपोटोनिक में हम लोग क्या देखें
कि पानी जो है बाहर से अंदर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से भी बाहर आ रहा है, लेकिन बाहर से कंसंट्रेशन चूँकि बाहर में चूँकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी का, इसीलिए बाहर से ज़्यादा पानी अंदर जा रहा है और अंदर से कम आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि अंदर और बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन जो होता है पानी का वो बराबर होता है, यानी कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है सेल से। इसीलिए क्या होता है, ना ही सेल श्रिंक करेगा ना ही स्वेल अप करेगा, सेल जो है जिस तरह से उसी तरह से रहेगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, कि इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कि वाटर कंसंट्रेशन कम होता है सेल के कंपैरिजन में, यानी कि अगर मीडियम में जो है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है सेल के कंपैरिजन में, यानी कि सेल जो है उसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इस केस में क्या होगा, सेल जो है पानी को लूज़ करेगा, यानी कि सेल से पानी बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इस केस में क्या हो जाएगा, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, कि इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, दैट इज इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग एक्टिविटी करेंगे ऑस्मोसिस को समझने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडा ले लेंगे एक और उसके शेल को रिमूव कर देंगे, आउटर कवरिंग को। कैसे, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल करके। वो जो शेल और एग होता है वो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जब वो छिलका हट जाएगा बाहर का तो देखेंगे हम लोग अंडा जो है एक थिन आउटर स्किन से कवर किया हुआ है। अब इस शेल हटाए हुए अंडे को हम लोग क्या करेंगे, प्योर वाटर में डाल देंगे, 5 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि जो है अंडा फूल गया है। क्यों फूल गया है, क्योंकि सेल के अंदर जो है वाटर की कमी थी, यानी कि एग के अंदर, और बाहर में वाटर ज़्यादा है। इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मेनली उसको हम लोग कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, अंदर जो जाता है। एक दूसरा होता है एक्स ऑस्मोसिस, तो यहाँ अंदर जा रहा है तो उसको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, जब बाहर निकलता है तो उसको एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी अंदर जा रहा है और वो अंडा जो है स्वेलअप कर जा रहा है। क्या करेंगे कि एक डिशेल्ड एग ले लेंगे और उसको इस बार एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, यानी कि पानी में बहुत ज़्यादा नमक घुलाया हुआ है, उसको सॉल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे या कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। उसको फिर 5 मिनट तक हम लोग छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद क्या देखते हैं कि वो जो एग है वो श्रिंक कर जा रहा है। क्यों श्रिंक कर जा रहा है, बाहर में है सॉल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि पानी की कमी है, तो एग से पानी क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, वो श्रिंक कर जा रहा है। और ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेटेड तो क्या कहते हैं सॉल्यूशन था, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था।